नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश चक्रवार। आज का ब्लॉग मैं एक ऐसे प्रश्न से शुरू करने वाला हूं, जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के बारे में है। हरियाणा में अपने ही सहयोगी रहे दुष्यंत चौटाला को निपटाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपने किस सहयोगी को निपटाने की बात कर रही है, यानी कि उसे निपटाया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 में जब चुनाव हुआ था, उस समय कांग्रेस को आधी सीटें मिली थीं और भारतीय जनता पार्टी भी अपने बल पर बहुमत में नहीं आ पाई थी। उसे सिर्फ 40 सीटें थीं और इसके बाद उन्होंने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन किया और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। 4.5 साल तक ये गठबंधन जारी रहा। बाद में धीरे धीरे जब दुष्यंत चौटाला को ये महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा, उनकी राजनीति को नुकसान हो रहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय दुष्यंत चौटाला की 10 सीटें हुआ करती थी। अब की बार दुष्यंत चौटाला जब गठबंधन से बाहर आए, उन्होंने हरियाणा में चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी बुरी गत हुई और यहाँ तक कि वो खुद भी चुनाव हार गए। उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। अब महाराष्ट्र का सवाल मैंने इसलिए खड़ा किया कि वहाँ 2 सहयोगी जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना और अजीत पवार, एकनाथ शिंदे ने कई बार भाजपा नेतृत्व से कहा कि वो उनके अगुवाई में चुनाव लड़े, लेकिन बार बार उनकी मांग को ठुकरा दिया गया और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का प्रदर्शन अजीत पवार का रहा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में भी ये चर्चा चल रही है कि अजीत पवार से भी अब छुट्टी पा ली जाए, क्योंकि अजीत पवार इतनी कमज़ोर कड़ी साबित हुए कि उन्हें सिर्फ 1 सीट लोकसभा में मिली। और अब की बार जो छन कर ऐसी खबरें आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी 1 से 51 सीटों पर लड़ने वाली है और 86 सीटें एकनाथ शिंदे गुट को और बाकी सीटें अजीत पवार को देने पर एक मोटी मोटी चर्चा निकल कर आ रही है। लेकिन अंदर खाने ये चल रहा है कि किस प्रकार से एक दूसरे को निपटाया जाए या किस दल को कम से कम सीटें दी जाएं, जिससे कि चुनाव परिणाम के बाद वो न तो अपने पुराने दलों में वो लोग लौट सकें और न ही उनकी स्थिति इतनी अच्छी रहे कि ताकि उनकी एक तरफ जाने से
नई सरकार का गठन ही हो पाए। ऐसी ही स्थिति महाविकास अघाड़ी में भी है। वहाँ भी जो शिवसेना उद्धव वाला साहब हैं, उद्धव ठाकरे, वो चाहते हैं कि उनके चेहरे पर चुनाव हो, लेकिन शरद पवार ने उनकी इस बात का काट ये कहा है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को हराना है और उसके बाद जिनके ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे तो निश्चित तौर पर उनका मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे की पूरी राजनीति प्रखर हिंदोस्त से चली है। वे भारतीय जनता पार्टी के एलआई हैं, रहे हैं और अभी भी उनकी विचारधारा उनके साथ काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। कांग्रेस और शरद पवार उद्धव ठाकरे के लिए एक विपरीत ध्रुव हैं, लेकिन जिस तरह से अभी तक उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को मजबूत करने का काम किया है, उससे अभी ऐसी आशा नहीं लगती। लेकिन राजनीति में न कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, न दुश्मन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी की ओर लाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे अभी इस बारे में कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कि उद्धव ठाकरे को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, उनका एक धड़ा अब ये जरूर चाहता है कि जब हम एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो उद्धव ठाकरे हमारे लिए क्या बुरे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद। लेकिन यहाँ जो मैं अपना ब्लॉग बना रहा था वो इस संबंध में था कि क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्या करने वाली। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में एक चुनावी सभा में ये कहा था। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, लेकिन उन्होंने 10 कदम और आगे जाके ये कहा था कि क्षेत्रीय दल भी राजनीति में नहीं चाहिए। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि उड़ीसा के नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए मोदी सरकार के लिए ऐसे अघोषित एलआई थे जो कि मुश्किल वक्त पर हरदम उनके काम आते रहे। अभी हाल में ही जब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ तो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने गच्चा देके उन नवीन पटनायक को निपटाने का काम किया जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आड़े वक्त में मदद की। इसी प्रकार का काम जगन रेड्डी के साथ भी हुआ। वो जगन रेड्डी जिसको लेकर मोदी सरकार ने अपने तत्कालीन विरोधी चंद्रबाबू नायडू को जेल भिजवाया और अपनी राजनीतिक हित साधन, लेकिन हाल में ही हुए लोकसभा के साथ हुए विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार उन्होंने अपने ही सहयोगी को धता बताते हुए चंद्रबाबू नायडू से गठबंधन किया और जगनमोहन रेड्डी को बाहर निकाला। इसी प्रकार की योजना बिहार में भी चल रही है,
जिस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार को निरंतर परेशान किया जा रहा है, चाहे उनके निकटस्थ IAS अधिकारी हों, उन पर छापा मार के उनके निकटस्थ मंत्री जो कि जनता दल कोटे से हैं उनको अपने पाले में खड़ा करके, और अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये यात्रा असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान पद पर और संविधान की शपथ लेने वाला एक मंत्री किस प्रकार से जात धर्मवाद की बात कर रहा है। अगर गिरिराज सिंह, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन किया है कि वो इस यात्रा में साथ हैं, ये उनकी निजी यात्रा है, यहाँ फिर से एक सवाल होता है कि गिरिराज सिंह फिर अपने पद पर क्यों बने हुए हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम नहीं कर रहे हैं या उनकी बिना सहमत के काम कर रहे हैं, तो वो अपने पद पर क्यों बने हुए। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को निपटाने का खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि गठबंधन की तरह चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने अधिक सीटों पर लड़ेगी कि जिससे अगर ये जाते भी हों तो उनको उनके उस पर कोई असर न पड़े। अब क्या खेल होगा ये महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम ही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने बताया कि उनका एक चैनल उद्धव ठाकरे के साथ भी चल रहा, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सहमति है, और अजीत पवार के हटाने के लिए लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का एक धड़ा निरंतर ये कोशिश कर रहा है कि अजीत पवार ऐसी एक कमज़ोर कड़ी हैं जिससे कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होने वाला है। तो देखना ये है कि आखिर किसका नंबर आता है, या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों को ही निपटाया जाता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे इस समय एक ऐसी हड्डी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गए हैं, न निगलती बन रही है न उगलती हुए बन रही है। क्योंकि जिस प्रकार अपने मुख्यमंत्री रहते एकनाथ शिंदे ऐसे निर्णय लेते जा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हुए हैं। खैर, लेकिन मैंने ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार क्षेत्रीय दलों को निपटाती है। जैसे कि आपको ध्यान हो, उत्तर प्रदेश में किस तरह उसने बसपा को बर्फ में लगा दिया। वो बसपा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कई बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्तासीन हुई, और उसको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बर्फ में लगा दिया है। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र में अब बर्फ में लगने का किसका मौका है। हालांकि बिहार में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ताज़ा मैंने बताया कि नीतीश कुमार के लिए, लेकिन इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी को किस प्रकार उनके चाचा के सहारे दो फाड़ कराया गया। और अब की लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने देखा कि चिराग बाबू मजबूत साबित हो रहे हैं, तो अपने ही केंद्रीय मंत्री पारसनाथ पारस को एक साइड कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब JP नड्डा ने ये कहा था कि उन्हें क्षेत्रीय दल भी नहीं चाहिए,
तो आप ये तय मानिए कि उनके मुंह से निकलना वाला वाक्य निजी बात नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सोची समझी राजनीति है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सफाई से चल रही है और धीरे धीरे करके वो क्षेत्रीय दलों को नेस्त नाबूद करती जा रही है। हरियाणा में अभी आपने देख लिया, और महाराष्ट्र में किस सहयोगी का नंबर आएगा ये देखने वाली बात होगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।